नेक्स्ट पार्ट। प्रेजेंटेशन अच्छी चली गई, जबकि वलीमे का फंक्शन उससे भी अच्छा। आज इसने न्यू ब्लू लिबास पहना था और बड़ा सा दुपट्टा वैसे ही लिया जैसे इरम की मंगनी पे लिया था। बैठी भी जरा अलग थी, मगर ये नहीं कि कट के रही, बल्कि हर एक से मिली। वही सवाल जवाब का सिलसिला अलबत्ता जारी रहा। चेहरे से तो हटाओ, ये वो फिक्रा था जो हैरत और अचंभे से बहुत लोगों ने आकर दोहराया, और जवाब में वही सादा मुस्कुराहट के साथ कहती रही, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलबत्ता सबकी बातें दिल पे बहुत जोर से लगती थी। फातिमा ने कितनी ही दफा इसे हाथ से इशारा किया कि चेहरा पूरा खोल के ले, मगर जवाब में वो अब्रों से पीछे की तरफ इशारा करती जहां मूवी मेकर मूवी बना रहा था। वो झुंझुला गई। ओहो, फैमिली वीडियो है, अपना ही रहेगी, बाहर थोड़ी दिखाएंगे। बिल्कुल। वह स्वाम में सर हिलाकर दूसरी जानिब देखने लगी। सिर्फ शाला थी जो इसे यूं मिली जैसे कोई तब्दीली ही ना आई हो। इसकी आंखें अलबत्ता अब भी वैसी ही उदास और थकान से भरपूर थी, मगर अब हया को वजह जानने की जरूरत नहीं रही थी। इसने भी अब एक दो फंक्शन से जामे अटेंड किए थे। कल फातिमा से बहस की तकलीफ का असर भी अभी तक दिल पे था, और शहला तो पिछले बरस से हर गमी खुशी में इस तरह की शिरकत करती रही थी। और फिर जब इंसान कहता है कि वो ईमान ला है तो वो आजमाया भी जरूर जाता है। जाने शहला की तकलीफ कितनी थी और कब से थी। सलाम हो हम अजनबियों पे, इसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। शादी के लिए दूसरे शहरों से आए कुछ रिश्तेदार ताया फुरकान के घर ठहरे हुए थे। ताया ने रात में सबका खाना किया था। उस वक्त भी इनका घर मेहमानों से भरा हुआ था जब वो प्रेजेंटेशन का बताने इनकी तरफ आए। लॉन में अंधेरा उतर आया था। ताया बरामदे में ही खड़े थे। अंदर जाने वाला दरवाजा खुला था, मगर आसपास कोई ना था। अंदर से अलबत्ता गहमा गहमी और रौनक की सी आवाजें आ रही थी। आज प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, उम्मीद है प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा। वो नरमी और बशारत से बताने लगी। जो सर्द महरी की दीवार इन दोनों के बीच आई थी वो इसे गिराना चाहती थी। जो भी था, इसे फितरी तौर पर अपने ताया से बहुत मोहब्बत थी। खैर, मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं, पता नहीं तुम ठीक से करके भी आई हो या नहीं। वहां हनूस रुखाई थी। वो बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे थे। नहीं ताया, बहुत अच्छा सा हो गया है, वो पूरा होमवर्क करके गई थी। वो खामोश रहे, तने हुए अब्रों और माथे के बल। वो इससे खुश नहीं थे। इसने एक और कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, बाकी साहब बता रहे थे कि साइड बी में वेंडर कुछ मसला कर रहा है, सप्लाई रोक दी है। मैं सोच रही थी कि अगर मैं खुद। वो एकदम रुकी। दरवाजा खोलकर दावर भाई बाहर आ रहे थे। हया किसी मकान की अमल के तहत दुपट्टा 2 उंगलियों से थोड़ी से उठाकर नाक तक ले गई। ताया ने चौंकर इसकी हरकत को देखा और फिर अंदर से आते दावर भाई को, जो इसे देखकर रुक गए थे, जैसे मुतज़ब्ज़ब हों कि खड़ा रहूं या वापस चला जाऊं। ये तुम किससे पर्दा कर रही हो? ताया ने कड़े तेवरों से इसे देखा। लम्हे भर को तो इसकी समझ में कुछ नहीं आया। जी, तुम मेरे बेटे से पर्दा कर रही हो? ताया अब्बा, मैं तो। इसने कुछ कहना चाहा, मगर वो एकदम बहुत बुलंद आवाज में बोलने लगे। मेरे बेटे आवारा हैं, लोफर लफंगे हैं, बदनीयत हैं। क्या किया है मेरे बेटों ने जो तुम इनके सामने पर्दे डालने लगी हो? ऊंची गुस्सीली आवाज ने अंदर बाहर खामोशी तारी कर दी। वो बिल्कुल साकत से बिना पलक झपके इन्हें देख रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे बेटों को घटिया और नीच साबित करना चाहती हो? तुम मेरे बेटों को जलील कर रही हो? वो गुस्से से धारे दावर भाई ने नफी में सिर हिलाया, जैसे इन्हें कतन ना लगा हो कि इनको जलील किया गया है। अंदर से लोग बाहर आने लगे। कोई किचन के दरवाजे से बाहर निकला, कोई बरामदे के दरवाजे से, और तमाशाई जमा हो रहे थे। मेरे बेटों ने सारी उम्र भाइयों की तरह ख्याल रखा तुम्हारा। अपना भाई तो इसका काफिर औरत के साथ मुंह काला करके बैठ गया, मगर तुम उल्टा मेरे बेटों के खिलाफ महाज बना रही हो। पूरे तुर्की में आवारा फिरते तुम्हें पर्दे का ख्याल नहीं आया था? इसका जैसे सांस रुक गया। उसी पल इनको देखा। बमुश्किल वो चंद अल्फाज कह पाई। जाहिद चचा, आप ताया अब्बा को समझाएं, इन्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो। ठीक कह रहे हैं भाई, ये ढकोसले तुम किसके लिए करती हो? पहले सारी जिंदगी ख्याल नहीं आया, अब कहाँ का इस्लाम शुरू हो गया है तुम्हारा? वो जवाबन उतने ही गुस्से में बोले। पूरे खानदान में हमारा तमाशा बना के रख दिया है, सब बातें बना रहे हैं। हया बीबी निकाह में खाना खा रही थी। वो फटी फटी निगाहों से इन्हें देख रही थी। इर्द गिर्द लगे मजमे की नजरें, तहकीर, तंज, जिल्लत, इसने सब कुछ महसूस किया था। आप सबको क्या हो गया है? वो बोलना चाहती थी, मगर लबों से बस यही निकला।
ताया आप तो हिजाब बहुत पसंद था, आप तो बकवास मत करो और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम आइंदा मेरे घर आओ तो मुंह लपेटे बगैर आओगी। अगर तुम्हें मेरे बेटों को इस तरह जलील करना है तो मेरे घर में आइंदा कदम मत रखना। उंगली उठाकर मुतनब्बा करते वो सुर्ख चेहरे लिए बोले। इससे मजीद खड़ा नहीं हुआ गया। वो एकदम पलटी और अपने घर की तरफ दौड़ती चली गई। पिछले तमाशाइयों के मजमे में कहीं फातिमा भी थी, मगर वो भी इसका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ी। इन सब ने इसे अंधेर खंदक में तन्हा छोड़ दिया था। अपने लॉन में वो बरामदे में बैठी, बरामदे की सीढ़ियों पे ही गिरने के अंदाज में बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे और कदमों में सकत नहीं रही थी। आंखों से गरम गरम आंसू गिरते जा रहे थे। इतनी जिल्लत, इतनी तहकीर, इतना तमाशा। ये ताया फुरकान थे। सारी उम्र इस हिजाब पे ही इख्तिलाफ रखने वाले ताया फुरकान अब हिजाब पर ही इसके खिलाफ हो गए थे। इसका दीन, शरीयत सब किधर गया था। इसकी गर्दन घुटनों पे झुकी थी। वो रोए चले जा रही थी। पूरे खानदान के सामने ताया ने इसे जलील किया। इसे लगा वो अब कभी सर नहीं उठा सकेगी। गाड़ी के अंदर आने की आवाज आई। फिर कोई इसके साथ आ बैठा। आज मेरा चालान होते होते बचा। पूछो क्यों? किसी और धुन में महजूज सा बता रहा था। वो एकदम खड़ी हो गई। जहां ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हया, क्या हुआ? मामू ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। उसने यही अंदाज लगाया कि वो अब्बा की वजह से रो रही है। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो रोते हुए इतना ही कह पाई। फिर आंसू हर मंजर पे गालिब आने लगा। वो पूछता रह गया, मगर वो अंदर दौड़ती चली गई। पूरी रात वो सो नहीं सकी। इतनी जिल्लत, इतना तमाशा। ताया दोस्त भी होते, फिर भी ये कौन सा तरीका था बात करने का। अब तक पूरे खानदान को पता चल चुका होगा। वो हर जगह बेइज्जत होकर रह गई। रात भर वो रोती रही। सुबह भारी सर भारी हो रहा था। फ्रेश होने तक इसने फैसला कर लिया था कि वो आज अब्बा से बात करके ताया को इनका अटॉर्नी इनफैक्ट बना देगी। ताया अब्बा को मसला इसके हिजाब से नहीं, इसके ऑफिस आने से था। सो वो ये सारा मामला ही खत्म कर देगी। नाश्ते की मेज पर वो और फातिमा अकेली थी। सबीन फुप्पो अब्बा को नाश्ता करवा रही थी और जहां पता नहीं कहां था। ये होता है माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम। सारे खानदान में बेइज्जती करवा के रख दी। फातिमा खफगी से बोलती जा रही थी। वह सर झुकाए लुकमे बमुश्किल जहर मारकर कर रही थी। फिर उठी। ऐसे लम्हों में वो इस सेमिनार में वापस पहुंच जाया करती थी जो इसने अनातोलियन इस्तांबुल में अटेंड किया था। इसे शीशे की दीवारों से टक्कर खाकर गिरती चिड़िया याद आती थी। इसने भी तो अपने गिर्द ऐसे ही दीवार खड़ी कर दी थी और ये लोग तो अपने इन्हीं परिंदों की तरह। पहले वो इनकी बात सुन लेती थी तो वो समझते थे कि अब भी सुनती रहेगी। वो इस तरह इसको थका नहीं सकते थे। शीशे की दीवारों से टकराने में नुकसान परिंदों का ही होता है, दीवार को क्या फर्क पड़ता है। अब्बा इसी तरह नहीं वो कमजोर से लग रहे थे। इसे देखकर जरा सा मुस्कुराए। काम कैसा जा रहा है? सब ठीक है। इसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतार लिए और बज़ाहिर मुस्कुराकर बोली, बहुत मेहनत कर रही है ये लड़की। फुप्पो मुस्कुराकर कहती, नाश्ते के बर्तन उठा रही थी। पता नहीं इन्हें रात के वाकये का इल्म था या नहीं, फिर भी इनसे निगाह ना मिला सकी। नेक्स्ट पार्ट। ऑफिस में एक बुरी खबर इसकी मुंतजिर थी। ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट इन्हें नहीं मिला था। इस बात ने तो इसे मजीद शिकस्ता दिल कर दिया था। इसने बाकी साहब को बुलवाया ताकि वो उनको अपने इरादे से आगाह कर दे और वकील साहब को बुलवा सके, मगर पहले इसने बेख्तियार ही वो तकलीफ, वो मौजू खुद ही उठा लिया। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी, फिर हमें प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला। रात के वाकये की थकन और अजियत इसकी आंखों में उतर आई थी। नहीं, हमारा प्लान पसंद नहीं आया। वो शायद कुछ और चाहते थे। अच्छा। वो खामोश हो गई। कुछ सोचकर इसने बाकी साहब से कोई बात नहीं की और इन्हें भेज दिया। इनके जाने के बाद इसने सारा प्रोजेक्ट प्लान निकाला और असर नो जायजा लेने लगी। ठीक है, वो आज ऑफिस छोड़ देगी और ये भी ठीक है कि इनसे इन मामलात का कोई तजर्बा नहीं, मगर वो सिर्फ ये देखना चाहती थी इससे गलती कहाँ हुई। तमाम खाके अच्छे थे, बकौल आर्किटेक्ट बेहद शानदार, मगर जब इसने पहली दफा इनको देखा था तो इसके जहन में क्या बात आई थी। कुछ गैर आरामदेह लगा था इसे। इसने जहन पर जोर दिया और एकदम किसी बहती नदी की तरह वो ख्याल उमड़ आया, मौत का कुआं। और अगले ही लम्हे इसे गलती नजर आ गई। दावर भाई की शादी की कुछ शॉपिंग फातिमा और इसने लाहौर से की थी। किसी काम से वो शाह आलम
मार्केट चले गए। गलती ये की कि अपनी कार ले गई। वहां एक मल्टी स्टोर पार्किंग बिल्डिंग में कार पार्किंग करना पड़ी, वो भी चौथी मंजिल पे। गोल गोल घूमती मंजिल, तंग तारीख जगह, गाड़ी ऊपर चढ़ाना, गोया यूं था जैसे मौत के कुएं में ड्राइव करना। तब से इसे मल्टी स्टोर पार्किंग अमारात बहुत बुरी लगती। तो अब इसके प्लान में भी ट्रेड मिनिस्ट्री की पार्किंग के एक छोटे रकबे पे मल्टी स्टोर पार्किंग बनाई गई थी। इससे तामीराती कामों का तजर्बा ना था, मगर शॉपिंग का एक तवील और वसी तजर्बा था। फिर यह वाकई बड़ी गलती से क्यों नजर नहीं आई? शायद इसलिए कि वो पहले खुद को कामयाब समझकर आर्किटेक्ट पे भरोसा कर रही थी। अंधी तकलीफ, मगर अपनी अकल से सोचा तो चौंकी। लोग एक खुला और जमीनी पार्किंग लॉट पसंद करते हैं और मल्टी स्टोर पार्किंग बिल्डिंग्स तो इधर कम ही बनती हैं। फिर आर्किटेक्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो जा ही रही थी तो जरा इन साहब से दो टोक बात तो कर ले, यही सोचकर वो बाहर आई। तुर्कों से इसने खुद चलकर जाना सीखा था। वहां किसी से रास्ता पूछा तो वो आपके साथ चलकर आखिरी मंजिल तक छोड़ आता था। सो वो खुद आर्किटेक्ट साहब से मिलने आई, लेकिन कॉरिडोर के सर पे वो एकदम पीछे हुई। वलीद और आर्किटेक्ट रिजवान साहब किसी वहां पर हंसते हुए अंदर जा रहे थे। वो उल्टे कदमों वापिस आए। एक सुर्ख बत्ती जलने बुझने लगी। कहीं कुछ गलत था, कोई गड़बड़ थी। वापस अपनी सीट पे बैठी वो कितनी ही देर सोच रही। फिर अपने पर्स से मोबाइल के लिए हाथ डाला तो वो मखमल का टुकड़ा भी नजर आ गया जिसपे सुनहरी धागे से दो अल्फाज लिखे थे। वो इसे दो उंगलियों में घुमाती उलट पुलट करती सोच रही थी। फरार हर मसले का हल नहीं है, मसलों का हल ढूंढना पड़ता है, रास्ता तलाश किया जाता है। मेजर अहमद का सबक इसे याद आ गया। चंद मिनट में इसने अपना इरादा बदल दिया। वो फिर से काम करने के लिए तैयार थी। कोई इसके बाप से गद्दारी कर रहा है। इसे सारी गड़बड़ के मम्मे को ढूंढना था। नेक्स्ट पार्ट। कॉन्फ्रेंस रूम में सब जमा थे। वो बिना किसी को देखे सरबराही कुर्सी पर आकर बैठ तो गई थी, मगर सर उठाकर ताया फुरकान, दावर और जाहिद चचा को देखना, इससे निगाह मिलाना कितना अजियतनाक था, इसे अंदाजा नहीं था। रात के जख्मों से फिर से खून रसने लगा, मगर वो कितने आराम से इनके सामने बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आपने प्रोजेक्ट हार दिया। ताया फुरकान ने नखूद बड़ी संजीदगी से इसे मुखातिब किया। इसने अपना झुका हुआ सर उठाया। वो ताया फुरकान की बेटी की तरह रात गए पकड़ी नहीं गई थी, जैसा कि ताया ने एक दफा इसे फोन किया था कि वो सर ना उठा सकती। ना ही वो जाहिद चचा की बेटी की तरह पूरे खानदान में चिल्लाकर दावर भाई को बेइज्जत करने की मुजरिम थी। जाहिद चचा ने इसे साफ सुनाते हुए अपनी बेटी की हरकत को क्यों फरामोश कर दिया, और ताया ने भी कभी दावर की इस बेइज्जती पे बास-पुरस नहीं की। फिर अब मगर वह हिजाबी थी और कोई हिजाबी लड़की पे कितना ही कीचड़ छालने की कोशिश करे, इसे मैला नहीं कर सकता। जी सर, मैंने हार दिया। ताया की आंखों में आंखें डालकर इसने सपाट अंदाज में कहा, क्या वजह बताना पसंद करेंगी? वलीद की बात पे इसने गर्दन मोड़ के इसी संजीदगी से इसे देखा। मैं आपको जवाब दे नहीं हूं वलीद साहब। दुरुस्त। फिर मैं आपको मुतला करना चाहूंगा कि हम ग्रीन हाउस स्कीम वाला प्रोजेक्ट डिले करने पे मजबूर हो चुके हैं। क्यों? वो चौंकी। इसे मालूम था कि वो कितना अहम प्रोजेक्ट था। क्योंकि बजट नहीं है, फंड्स कम पड़ रहे हैं, हमारे पास इसको कैरी ऑन करने के लिए इतना पैसा नहीं है। इसने एक कागज हया की तरफ बढ़ाया जिसपे एक लंबा सा ट्रिगर लिखा था। इतनी रकम का इंतजाम कैसे होगा? वो सच में मुस्तरब हो गई। मगर इस तरह प्रोजेक्ट बंद करने से तो बहुत नुकसान होगा। फिर क्या करें? ये मेरे अब्बा का प्रोजेक्ट था, हम इसको यूं कॉल ऑफ नहीं कर सकते। वो फिक्रमंदी से कह रही थी। तुम हमें ये अमाउंट ला दो, हम इसको जारी रखेंगे, बात खत्म। जाहिद चचा ने बेजारी से कहा। वो दोनों ताया चचा इसे यूं मुखातिब करते थे गोया वो इनके भाई की बेटी नहीं मुलाजमा हो। वाकई अगर मैं आपको ये अमाउंट ला दूं तो आप काम जारी रखेंगे? आप जुबान दे रहे हैं? इसका लहजा तेज हो गया। इनका चैलेंज करता, मजाक उड़ाता अंदाज इसे पहले से ज्यादा बुरा लगा था। रात के जख्म फिर से खुरचने लगे थे। बिल्कुल। ताया फुरकान ने शाने झटके। ठीक है, मैं पीर की सुबह आपको अपने फैसले से आगाह कर दूंगी। वो फाइल बंद करते हुए हतमी अंदाज में बोली।
फिर जब वो ऑफिस वापस आई तो मोबाइल बज रहा था। इसने कुर्सी पर थके थके अंदाज में गिरते हुए फोन उठाया। नंबर जहां का था। कैसी हो? वो छूटते ही फिक्रमंदी से पूछने लगा। ठीक हूँ, इसने उंगलियों से पेशानी मसलते हुए जवाब दिया। बेख्वाबी के बाईस सर बेहद दर्द कर रहा था। चलो फिर लंच साथ करते हैं। मैंने एक छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट देखा है, तुम्हें एड्रेस समझाऊं? सारे दिन में वो पहली दफा हंसी थी। ये मेरा शहर है जहां मुझे इसके सारे रास्ते मालूम है। रेस्टोरेंट का नाम बताओ। वो भी हल्का सा हंस दिया। ओह सॉरी, F10 में इटालियन ओवन पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट। कार ड्राइवर चला रहा था। वो पिछली मिसेज पे बैठी सेलफोन पे नंबर मिला रही थी। इसने अब्बा की नसीहत पे अमल करने का सोचा था। कॉल मिलाकर इसने फोन कान से लगाया। सर शुक्र कि उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। कार ट्रैफिक के साथ बहती चली जा रही थी। इसके असाब ढीले पड़ते जा रहे थे। इनसे बात खत्म की तो ऑफिस से फोन आ गया। वंडर मॉल की सप्लाई खोलने पे तैयार ना था और पुरानी कीमत पे तो हरगिज नहीं। सरासर ब्लैकमेलिंग थी और ब्लैकमेलर से तो इसे नफरत थी। कल मेरी मीटिंग अरेंज करवा दें वेंडर से। मैं इंसाफ से खुद बात करना चाहूंगी। इसने बंद कर दिया। कार रेस्टोरेंट के सामने आकर खड़ी हुई थी। वो अतालवी रेस्टोरेंट की बलाई मंजिल की सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई थी। दोपहर का वक्त था। तमाम मेजें खाली थी। हॉल की एक दीवार शीशे की बनी थी जिससे नीचे डबल रोड, इसके पार ग्रीन बेल्ट, दरख्त और सब्जा सब नजर आ रहा था। शीशे की दीवार के साथ कोने की मेज पे वो बैठा था। इसे आते देखकर वो धीरे से मुस्कुराया। वो बिना किसी वक्त के इसे निकाब में पहचान लेता था। पहली दफा जब वो निकाब में इसके पास गई थी फ्रीडम फ्लोटिला के एहतजाज के दिन, तब भी इसने कोई हैरानी जाहिर नहीं की थी। शायद वो हैरान कम ही होता था। पहले फैसला कर लो कि लंच किसकी तरफ से है। कुर्सी खींच कर बैठते हुए इसने मेज पर अपना पर्स रखा। ऑफ कोर्स तुम्हारी तरफ से है। असगर एंड सन्स की कायम मुकाम एमडी मुझे गरीब आदमी को लंच तो करवा ही सकती है। श्योर, इसने बशासत से कहते हुए मोबाइल पर्स में रखने के लिए पर्स खोला। मखमल का टुकड़ा अंदरूनी जेब में 1000 के एक नोट के साथ रखा था। 1000 का नोट। वो जेब बंद करते हुए चौंकी। फिर बिना महसूस से अंदाज में पर्स को अंदर से देखा। इसका रुपयों वाला पाउच ऑफिस में ही रह गया था। अब सवाए इस लावारी से नीले नोट के इसके बाद कुछ नहीं था। अल्लाह अल्लाह, कारोबारी उलझनों में पांच उठाना ही भूल गई। अब क्या करें? क्या हुआ? एमडी साहिबा पैसे तो नहीं भूल आई? वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। एक तो इस आदमी की अकाबी नजरें। इसने संभल कर पर्स बन गया। एमडी साहिबा से ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की तवक्का कर सकते हो? बज़ाहिर मुस्कुराते हुए वो सीधी हुई। नहीं खैर, ऑर्डर करो। तुम्हारा शहर है, तुम्हें ज्यादा पता होगा। वो पीछे होकर बैठ गया। हया ने शोर कहते हुए मेन्यू कार्ड उठाया। उसको लंच करना और वो भी 1000 रुपए के नोट से। एटीएम भी पाउच में था और वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी जिससे जहां को पता चले कि वो वाकई पैसे भूल आई है, वरना अदायगी करेगा। सवाल अना का था। लेकिन 1000 में से तालवी लंच कैसे करवाऊं? इसने कदरे इस्तराब से फहरिस्त देखी। सुनो, मैं सिर्फ मेन कोर्स मंगवाना, सलाद, स्टार्टर और ड्रिंक्स के फालतू अखराजात मुझे पसंद नहीं। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए मुस्कुराहट दबाए से बगौर देखता कह रहा था। ओके, मुझे तो कोई खास भूख नहीं है, दिल ही नहीं चाह रहा। ऑर्डर देकर इसने कार्ड रख दिया। जहां ने मुस्कुराहट दबाते हुए समझकर सर हिला दिया। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए। वो शीशे की दीवार से बाहर देखने लगी। इससे शीशे से तो कोई परिंदा नहीं टकराया था। शायद परिंदे तामीर के बाद सिर्फ पहले मौसम में टकराते हैं, बाद में आदी होकर रास्ता बदल लेते हैं। रास्ता परिंदों को ही बदलना पड़ता है, दीवार वैसे ही खड़ी रहती है। कल क्या हुआ था? हया ने निगाहें मोड़कर इसे देखा। अब तक तुमने पता तो करवा ही लिया होगा। बहरहाल ताया ने सारे खानदान के सामने मेरे पर्दे की वजह से मुझे बेइज्जत किया, तमाशा बनाया और घर से निकाल दिया। इसके अलावा कुछ खास नहीं। जहां ने गद्दे ताफ्सुस से नफी में सर हिलाया। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। इस तरह लोगों को जलील करने के वो आदी हैं। कितना आसान है ना?
इनके लिए अपनी अना के पीछे रिश्ते तोड़ देना। जो भी है, मैं अब्बा की कुर्सी इनके लिए खाली नहीं करूंगी, ये फैसला मैंने कर लिया है। अब इस किस्से को बंद कर देते हैं। तुम बताओ, तुमने तुर्की वापसी का क्या सोचा है? सब मुझसे यही पूछते हैं कि वापसी का क्या प्रोग्राम है। लगता है मुझसे तंग आ गए हैं। दिल करता है कि मेरा मासन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। इसने गालिबन कोई तुर्क मुहावरा बोला था। खैर, अभी कुछ दिन इधर हूं। तुम्हें कब जाना है? जुलाई शुरू हो चुका है। मुझे 5 जुलाई के बाद क्लियरेंस करवानी है। अब्बा की तबीयत जरा संभल जाए फिर जाऊंगी। लंच आ गया तो वो अपने निकाब से बासानी छुरी कांटे की मदद से खाने लगे। फिर किसी ख्याल के तहत पूछा, जहां तुम्हें मेरा मतलब है तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यूं निकाब लेना? वो जरा चौंका था। हाँ ठीक है, इसने जरा उलझते हुए शाने उचकाए। वो मुतमईन होकर खाने लगी, मगर वो चंद लम्हे से देखता रहा था। बिल आया तो इसने एक मुतमईन सी सांस अंदर को उतारी। 950 सिर्फ 2 मेन कोर्स मंगवाए थे, इसलिए साबित हुआ कि अगर पैसे कम हो तो बंदे कोल्ड ड्रिंक, सलाद और स्टार्टर जैसे फालतू लवाजमात से परहेज करना चाहिए। यकायक किसी ख्याल के तहत वो चौंकी। फालतू लवाजमात। इसका ध्यान ऑफिस की तरफ भटक गया। जहां ने नरमी से इससे बिल ले लिया। मैं पे कर दूंगा। वो चौंकी। नहीं, ये तो मुझे, मैं मजाक कर रहा था, लंच मेरी तरफ से था। वो बिना एक लफ्ज सुने फाइल में पैसे रखने लगा। इसने इसरार नहीं किया। इसका ध्यान किसी और ही तरफ उलझा था। फालतू लवाजमात। नेक्स्ट पार्ट।